हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। अब दोस्तों 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, उसकी एक बहुत बढ़िया सी प्रेस रिलीज आई। उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमें एज टैक्स पेयर्स बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। बट वो चेंजेस क्या है और क्या कब से एप्लीकेबल है, तो ये दो मेजर कंसर्न्स है कि चेंजेस क्या है, कैसे हमें बेनिफिट करेंगे और कब से ये एप्लीकेबल माने जाएंगे। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रखा है तो ऑलरेडी मैं प्रेस रिलीज तो शेयर कर चुकी थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इन डेप्थ जो जो चीजें प्रेस रिलीज में लिखी हुई हैं वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले दोस्तों आप सभी की रिक्वेस्ट पे ऑलरेडी मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स बनाई हुई है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो रेगुलर डिमांड में रहते हैं, जैसे कि 9/9 अब आपको पता है ड्यू डेट आ गई है, तो उसे कैसे भरना है, क्या स्पिल ओवर इफेक्ट्स को ध्यान में रखना है, कैसे आईटीसी लेना है जो हमारा रह गया है, तो वो सारी चीजें मैंने इसमें बता रखी है। आप एक कोर्स ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसकी प्रेस रिलीज मैंने अपने सामने खोल रखी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। अब चेंजेस क्या क्या है देखिए, ये 17 दिसंबर को ये मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई। निर्मला जी ने इसको हेड किया और वहां पे इन्होंने बहुत सारे चेंजेस की बात करी। ऑल्दो कहा यह जा रहा था कि जीएसटी ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग भी काफी सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, उसको सेटअप किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, बट फिर से इस मीटिंग में उसके बारे में बात नहीं हो पाई। बट बहुत सारे रिटर्न फाइलिंग को लेके चेंजेस आएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ सप्लाई करने में सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में अगर आप स्विगी, जोमैटो एक्सेट्रा के थ्रू सप्लाई कर रहे थे तो उसमें चेंज आया था। बेसिस दैट जीएसटीआर 3B में भी चेंज आ गया था पैटर्न में। तो इस तरह के और भी बहुत सारे चेंजेस अब रिटर्न फाइलिंग में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं चेंजेस की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमारे रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म में आने वाले हैं। बट अभी तक एक सवाल आता है, हम चेंजेस तो पढ़ लेंगे, सवाल क्या आएगा, क्या ये एप्लीकेबल है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज द सेम, यानी जितने भी अभी हम बातें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, चेंजेस को जानने वाले हैं, द सेम शैल बी गिवन इफेक्ट थ्रू रेलेवेंट सर्कुलर्स, notifications or law amendment which alone shall have effect in which shall have the force of law. That means ये सिर्फ बताई गई बातें हैं, एक आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि हाँ इन बातों पे हमने डिसीजन लिया था इस मीटिंग में, पर इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसकी कोई लीगल वैलिडिटी या बाइंडिंग नहीं है कि आप कहो कि इसमें ये लाइन लिखी गई थी, उस बेसिस पे अगर मैंने अपने बिजनेस का डिसीजन मॉडिफाई किया तो उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये मैं आपको इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ बिकॉज बहुत बार ये ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि ऑलरेडी इसकी तो प्रेस रिलीज आ चुकी है, हमें पता है, हमारे पास है ये डॉक्यूमेंट, बट उसकी कोई डिपार्टमेंट में सुनवाई नहीं है। तो यानी इन सभी प्रोविजंस को लेकर बहुत सारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस आने वाले हैं, लॉ में चेंजेस आने वाले हैं। तो वो सारे हम लोग टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे जैसे चेंजेस आएंगे, बट चेंजेस अगेन बहुत सारे आने वाले हैं। अब जो रिटर्न्स में लेके चेंजेस आने हैं ना दोस्तों, सबसे पहला कंसर्न क्या आ रखा है इस टाइम पे कि आपने देखा होगा आपके पैन पे बहुत सारी ऐसी मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले रखी होती है कई लोगों ने, जो आपकी फ्रॉडुलेंट होती है, जो आपको पता ही नहीं होती है। तो वो सब चीजों को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो बेस स्टेप है, यानी जब हम रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर रहे हैं किसी भी एंटिटी को, अगर हम उसी टाइम पे प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लेंगे तो हो सकता है ये जो पैन बेस्ड फ्रॉड्स हैं या ऐसे फ्रॉड्स जहां असेसी को पता ही नहीं कि उसके नाम से कोई और भी बिजनेस चला रहा है, वो सब रुक सकते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या करा कि प्रपोजल टू कंडक्ट अ पायलट, यानी एक बेसिकली इन्होंने स्टेट ऑफ गुजरात को सिलेक्ट किया और कहा कि हम यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे और रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन होगी फॉर द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स। यानी अगर आप नई रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे
तो आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा और साथ ही आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी। अगर ये दोनों कंडक्ट हो जाएंगे तो चांसेस है कि जो फ्रॉड है, जो रॉन्ग रजिस्ट्रेशंस ऑब्टेन करे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कब हो जाएंगे। और यही लिखा गया कि दिस विल हेल्प इन टैकलिंग द मेनेस ऑफ फेक एंड फ्रॉड रजिस्ट्रेशंस। तो आई होप यहां तक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद दोस्तों एक कंसर्न और आता है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है, वो कई बार क्या कहता है, जी मेरी अकाउंटेंट से मेरी बात खराब हो गई है, अब मुझे रिटर्न्स आपसे भरवानी है, अब मुझे कंप्लायंसेस आपसे करवाने हैं, तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि कैसे करना है आगे प्रोसीजर। बट हमारा जो मेल आईडी और फोन नंबर डाला हुआ है ना, वो पुराने अकाउंटेंट साहब का, वकील साहब का, सीए साहब का, एक्सेट्रा का गया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे अवॉइड करें? दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कई बारी इस तरह का व्यक्ति जिससे हम कंप्लायंस करा रहे हैं वो कहीं मिसयूज ना करे उस अथॉरिटी को। तो ऐसे सिचुएशन में एक और बहुत ही बढ़िया स्टेप क्या लेके आए हैं, जो आपने पैन नंबर पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को लिंक किया है, वही चीज जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे, इट विल बी फेच्ड फ्रॉम द सीबीडीटी डेटाबेस टू बी कैप्चर्ड एंड रिकॉर्डेड इन फॉर्म जीएसटी REG1 जैसे आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे। ओटीपी वेरिफिकेशन भी उसी मोबाइल नंबर पे और उसी ईमेल आईडी पे जाएगा। तो अगेन इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो इस तरह के मिसयूज हो रहे थे कि गलत रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो रहे थे, या फिर कई बार जब क्लाइंट्स ये प्ली ले लेते कि भाई हमारा तो फोन नंबर और पैन डला ही नहीं, फोन नंबर और मेल आईडी नहीं डली हुई थी, ये तो हमारे जो प्रोफेशनल साहब हैं जिनसे हम काम करा रहे थे उन्होंने किया, उनकी नॉलेज में होगा। जो इस तरह के काम होते हैं तो वो भी रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी क्लाइंट की आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्टेप हो रहा है। सेकेंडली दोस्तों, अब क्या आता है, सेक्शन 37 यानी GSTR 1 जिसके थ्रू हम भरते हैं, सेक्शन 39 जैसे 3B हम जो भर रहे हैं, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न के जो डेट वो हो गया सेक्शन, एंड देन सेक्शन 52 TCS के रिलेटेड। इट इज टू बी अमेंडेड टू रेस्ट्रिक्ट द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेलेवेंट रिटर्न और स्टेटमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिटर्न्स ही नहीं भरते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि भाई जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी उसको पता ही नहीं कि चाहे मैं बिजनेस नहीं भी करूं तो भी मुझे रिटर्न्स भरनी है। तो ऐसे सिचुएशन में सपोज कीजिए अगर आपने 2018 में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, आज तक भरी ही नहीं रिटर्न्स, तो काफी ज्यादा टाइम लैप्स हो गया। तो उसी चीज को, और फिर आप पे पेनल्टी भी अकॉर्डिंगली आ जाती है, लेट फीस आ जाती है। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि आप टाइमली भरो और बहुत ज्यादा डिफॉल्ट ना करो, ये एक और प्रोविजन लेके आ रहे हैं कि आपको मैक्सिमम 3 years का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दैट पर्टिकुलर रेलेवेंट रिटर्न। उसी के अंदर अंदर आप वो रिटर्न भरो, उसके बाद आपको वो रिटर्न भरने का समय ही नहीं दिया जाएगा, मौका ही नहीं दिया जाएगा। फिर अब GSTR 1 जो मैंने आपको कहा था कि 3B में चेंजेस ला दिए थे, जब हम स्विगी जोमेटो के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी चीज सप्लाई करते हैं, सेम वेज GSTR 1 में भी चेंजेस लाए जाएंगे। फॉर्म GSTR 1 इट इज टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल्स of supplies which is made through ECOs which is covered under section 52 section 9 subsection 5 of the CGST Act by the supplier and the reporting by the ECO यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन रिस्पेक्ट टू द सप्लाईज जो उन्होंने करी है। यानी 3B में तो चेंजेस ले आए थे हम बहुत इजीली, अब हम 1 में भी ले आएंगे ताकि जस्टिफाई करना या उसको समझाना बहुत इजी हो जाए। फिर दोस्तों एक और मेजर चेंज आया और ये बहुत ही जरूरी वाले चेंजेस हैं जो रिटर्न्स पैटर्न में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे ना कहीं नोटिस भी आ रहे हैं, फ्रॉड्स भी आ रहे हैं। तो उन सब चीजों को कर्ब करने के लिए सोर्स पे ही स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब आता है रूल नंबर 88C एंड फॉर्म DRC 01B इट इज टू बी इंसर्टेड, यानी ये दो नए रूल्स और ये फॉर्म को लाया जाएगा। ठीक है, किस लिए? फॉर इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर, ताकि इंटीमेशन मिल जाए किसको? टैक्स पेयर को। किस चीज की इंटीमेशन मिलेगी उसको? कि आपकी डिफरेंस है भाई, जो आपने लायबिलिटी अपनी 3B में बताई है और 1 में बताई है उसमें डिफरेंस है। हो सकता है आपने कहा कि मेरी 1 करोड़ की सेल हुई है, उसमें 18% का मेरा टैक्स बनता है, यानी 18 लाख तो मैंने GSTR 1 में दिखा दिया, बट 3B में क्या पता मैंने सिर्फ 15 लाख ही भरा है, या फिर क्या पता मैंने 20 लाख भर दिया है, हो सकता है ये सिचुएशन। तो ऐसे केस में जहां डिफरेंस आ गया तो क्या होगा? देखिए, वेयर सच डिफरेंस एक्सीड द स्पेसिफाइड अमाउंट, कुछ एक परसेंटेज वेरिएशन आपको अलाउ करी जाएगी, बट उसके बाद भी क्या कहते हैं कि अगर इस तरह का डिफरेंस बनता है
तो क्या होगा, एक और क्लॉज ऐड किया जाएगा सब रूल 6 ऑफ रूल 59 में, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, इट विल रेस्ट्रिक्ट द फर्निशिंग ऑफ GSTR1 फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। अगर आपने कम टैक्स भरा है या ज्यादा भरा है, वॉट एवर मे बी द केस, आपसे क्या किया जाएगा, नेक्स्ट मंथ की जब आप GSTR1 भरोगे ना, तो आपको रोका जाएगा, आपको कहा जाएगा कि या तो वो डिफरेंशियल अमाउंट को आप डिपॉजिट कराइए, या फिर आप एक रिप्लाई फर्निश कीजिए कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा था। और दोस्तों ये बेनिफिट क्यों करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बुक्स हाथों हाथ अप टू डेट होती चले जाएंगी, कंप्लीट होती चले जाएंगी। लास्ट मोमेंट में जो आपके मिसमैचेस या रिकंसिलेशन की नीड पड़ती है वो भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप हैंड टू हैंड जस्टिफाई करोगे, साथ साथ आप ये भी इंश्योर कर पाओगे कि आपकी कोई भी ऐसी सेल या परचेज मिस आउट नहीं हो रही है जो आपकी बुक्स में है या जो आपने एक्चुअल में कर रखी है। फिर दिस वुड फैसिलिटेट द टैक्स पेयर्स to pay or explain the reasons for the difference in such liabilities reported by them without the intervention of the tax officers। यानी अब जब आपने रिप्लाई दे दिया तो कहीं ना कहीं जो ये रिप्लाईज अभी तक नोटिस के फॉर्म में हम दे रहे थे, नोटिस का जवाब दे रहे थे, तो वो नोटिस भी तो कम हो जाएंगे। जो हम अक्सर बोलते हैं कि बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं आजकल डिपार्टमेंट की साइड से, तो ये नोटिस ही कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंस के बारे में हैंड टू हैंड हमें पोर्टल से पता चलेगा और हमें अपना रिस्पॉन्स जो है, जस्टिफिकेशन हैंड टू हैंड देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कुछ एक इश्यूज थे OIDR सर्विसेज में, यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, जैसे ऑनलाइन गेमिंग एक्सेट्रा हो गए इनके एग्जांपल्स। तो उनकी डेफिनेशन को और उनसे रिलेटेड जो और टर्म्स है जैसे कि नॉन टैक्सेबल, ऑनलाइन रेसिपिएंट, इन सब की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। अब क्या मॉडिफाई किया जाएगा, क्या बेसिस लिया जाएगा, इन सब के रेस्पेक्ट में कंप्लीट आपके पास डिटेल्ड सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। तो डोंट वरी, आपको कंप्लीट जो डिटेल है, अभी तो हमने सिर्फ ये कहा कि इस तरह का एक इंटीमेशन मांगी जाएगी, जैसे मैंने आपको पॉइंट 18 में कहा, पर वो कैसे आएगी, किस फॉर्म में आएगी, कैसे हमें रिप्लाई देना है, सारा प्रोसीजर जो होगा ना कंप्लीटली हमें बताया जाएगा। तो जैसे ही उसके रिगार्ड में रेलेवेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर एक्सेट्रा आएंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद दोस नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। अब इसके बाद दोस्तों और बहुत मेजर कंसर्न्स आए हैं। अब मैं इसमें आपको और पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लेके जा रही हूँ, जहां पे ये बात कर रहा है मेजर्स टू फैसिलिटेशन फॉर द ट्रेड। आपने सुना है अक्सर, आज यहाँ पे GST डिपार्टमेंट ने रेड डाल दी, आज यहाँ पे GST का फ्रॉड पकड़ा गया, आज एक और 2 करोड़ का फ्रॉड, 5 करोड़ का फ्रॉड, 50 करोड़ का फ्रॉड। अक्सर हमें ये सुनने में आता है, न्यूज में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, डेली बेसिस पे जो भी आप ट्विटर अगर आप चेक करो तो सब जगह ये चीज फॉलो होती है और ये चीज आती रहती है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई इतने ज्यादा ये ऑफेंसेस वगैरह है, कहीं ना कहीं कई बार जेन्युइन पार्टीज भी फंस जाती है। ठीक है, तो इस केस में बहुत ही वेलकमिंग स्टेप क्या है, डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर GST। यानी कुछ ऐसे ऑफेंसेस को जो पहले क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते थे और उनपे IPC यानी इंडियन पिनल कोड लगता था, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। कैसे किया है देखिए दोस्तों, यहां पे इन्होंने क्या किया, इट हैज रेज द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ द टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन अंडर GST फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़। यानी अब पहले जो फ्रॉड्स आपके 1 करोड़ से ज्यादा होते थे तो उनपे भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चालू हो सकता था, स्टार्ट हो सकता था, बट अब अगर वो अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा होगा तभी हो सकता है। लेकिन इसमें एक केस को छोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट for the offense of issuance of invoices without the supply of goods or services। यानी फेक इनवॉइसेस के केस को अभी भी छोड़ा गया है। फेक इनवॉइसिंग में लिमिट आज भी 1 करोड़ है, लेकिन बाकी के केसेस में 2 करोड़ की लिमिट हो गई है। अब आप कहोगे ऐसे ऑफेंसेस कौन से, तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा पता है, मैंने सिंपल सी बात बोली कि हम कई बार सब्सक्रिप्शंस नहीं लेते अपडेटेड टैक्स की, कि कहाँ पे टैक्स लॉज मिलेंगे, एक्ट्स मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे। तो आपके पास गवर्नमेंट ने एक फ्री सोर्स दिया हुआ है आपको, taxinformation.cbic.gov.in। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको ना चैप्टर वाइज अगर आप देखोगे तो देखिए ऑफेंस एंड पेनल्टी का आपको चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 19। इस पे आप क्लिक करोगे तो इसी के अंदर आप सेक्शन 132 में देख सकते हो, पनिशमेंट लिखी हुई है और यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली बताई गई थी लिमिट। ठीक है, तो इस लिमिट को अब हमने रेस कर दिया, लेकिन रेस कब से होगा, जब से इसकी नोटिफिकेशन, रूल या फिर आपका क्या कहते हैं सर्कुलर या फिर एक्ट में जब प्रॉपर चेंज आ जाएगा तभी इसको माना जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंज देखते हैं।
अब कंपाउंडिंग जो है ऑफेंसेस की, उसका भी जो रेंज थी पहले 50% से 150% थी, तो उसको भी डिक्रीज कर दिया है. इट इज द अमाउंट, इट इज बिंग नाउ 25% टू 100%. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी लिटिगेशन रिड्यूस हो सके और टैक्स पेयर को एक बेनिफिट मिल सके. फिर बहुत बढ़िया, अगेन हमने डिक्रिमिनलाइज किया कुछ ऑफेंसेस को जो सेक्शन 132 में लिखा हुआ है, जिसमें कहा है कि ये वाले जो चेंजेस हैं, ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, जिसको पहले अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते थे जिससे ऑफिसर अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो आपके इस एक्ट से वो रुक गया है, वो अपनी कार्रवाई को प्रॉपर्ली नहीं बढ़ा पा रहा है, तो ऐसा पहले करने से इसको क्रिमिनल एक्ट माना जाता था, बट अब नहीं माना जाएगा जब से इसकी रेलेवेंट नोटिफिकेशन या एक्ट में चेंज नहीं लाया जाएगा तब तक. फिर डेलिबरेट टेम्परिंग ऑफ द मटेरियल एविडेंस, यानी आपने छेड़खानी करी है, या फिर फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन. तो इस तरह के जो है आपके क्लॉज G, H एंड K में इन सबको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. बहुत बढ़िया चेंजेस हैं जी. फिर अब आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि हमने ना टैक्स जमा करा दिया गवर्नमेंट के पास, पर वो सप्लाई ही मटेरियलाइज नहीं हुई. ठीक है, तो ऐसे में क्या रिफंड मिल जाएगा? तो अगर ऐसा व्यक्ति अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है तो देखिए, देयर इज नो प्रोसीजर फॉर क्लेम ऑफ रिफंड of tax which is borne by the unregistered buyers in cases where the contract or agreement for supply of services जैसे कि construction of flats etc. it is being cancelled and the time period of issuance of credit note is also over. तो ऐसे केस में क्या होता है, यानी सपोज कीजिए आपने फ्लैट बुक कराया, उसकी फ्लैट की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो पाई, आपने पैसे भी दिया, आपने टैक्स भी दिया और आपको सामने वाले व्यक्ति ने क्रेडिट नोट भी नहीं दिया, तो ऐसे में जो जीएसटी आपकी जेब से जा चुका है उसका रिफंड कैसे ले? अभी तक तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, 5 साल हो चुके जीएसटी को आए हुए, बट अब क्या कह रहे हैं कि अब हम इसमें रूल्स में चेंजेस लाएंगे, ऐसा सर्कुलर लेके आएंगे जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप अपना रिफंड ले सकोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो. ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको पता है गोइंग फॉरवर्ड इट इज डिजिटल वर्ल्ड दैट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट. आज भी वही मैटर कर रहा है. तो डिजिटल वर्ल्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई करना बेहद जरूरी है, या ऑनलाइन सेल्स करना बेहद जरूरी है. अब अगर हम ऑनलाइन सेल्स करते हैं तो हम पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, प्रोवाइडेड अगर हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हैं तो हम जा नहीं सकते. ठीक है, या अगर हम क्या कहते हैं कि हम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं तो भी हम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जीएसटी काउंसिल ने 47th काउंसिल मीटिंग यानी इससे पहले वाली काउंसिल मीटिंग में कहा था कि हम अप्रूव करेंगे, अलाउ करेंगे अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को या फिर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को कि आप इंट्रा स्टेट यानी विद इन सेम स्टेट आप ईसीओज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हो. तो इसके रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी एक्ट में चेंजेस लाने होंगे या पोर्टल पे चेंजेस लाने होंगे वो जल्द लाए जाएंगे, और ये सब कब से एप्लीकेबल किया जाएगा? 1 अक्टूबर 2023, यानी अभी भी हमारे पास 11 महीने हैं लगभग. रीजन भी क्योंकि पूरा मैकेनिज्म चेंज करना है, पोर्टल पे भी अकॉर्डिंगली चेंजेस करने हैं, लॉ में भी चेंजेस करने हैं, तो वो सब इट टेक्स टाइम. तो लेकिन एटलीस्ट दे हैव गवर्नमेंट हैज थॉट ऑफ दो स्मॉल टैक्स पेयर्स, unregistered taxpayers, those small composition dealers who actually want to supply their goods via electronic commerce operators. तो ये सारे changes भी अब applicable हो जाएंगे कुछ ही टाइम में. Then moving further, अब इसके अंदर क्या आता है? पैरा नंबर 7, पैरा नंबर 8A and 8B they were inserted in schedule 3 of the CGST Act. आपको याद होगा दोस्तों, हाई सी सेल्स या फिर वेयर हाउस गुड से अगर हम लोग क्लियरेंस करते हैं, देखिए हाई सी सेल हो गया, supply of warehouse goods before their home consumption etc. they were put outside the purview of GST. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग में क्या कहा था आपको एग्जैक्टली ये कब आई थी एंट्रीज हमारे शेड्यूल में? ये आई थी 1 फरवरी 2019 से. तो उसके बाद से तो ये एप्लीकेबल हो गई, बट इसको क्लियर और कर देते हैं कि हम इसको फाइनली एप्लीकेबल कर रहे हैं 1 जुलाई 2017 से लेके उसके बाद भी, यानी जिस दिन से जीएसटी आया था तब से हम इसको एप्लीकेबल मान लेंगे, यानी इस अमेंडमेंट को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देंगे. पर सवाल क्या उठता है कि जिन लोगों ने उस समय हाई सी सेल्स पे या इस तरह के सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स पे टैक्स दे दिया, क्या उनको रिफंड मिलेगा?
क्योंकि हमेशा ये सवाल उठता है कि गवर्नमेंट कई बारी कई चीजों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो दे देती है, पर अगर उससे सामने वाले टैक्स पेयर का रिफंड बनता है तो क्या वो रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत क्लियरली गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन बता दी है कि भाई कोई रिफंड नहीं मिलेगा जो आपकी ट्रांजैक्शन आप ये जनवरी एंड 2019 तक आप कर चुके हो, हम आपको कोई रिफंड नहीं देने वाले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे भी, और एक और जगह बहुत अभी मैं आपको लेके जाऊंगी, तो वहां पे ना गवर्नमेंट किसको बेनिफिट कर रही है कि एक तरह से कह रही है आप डिफॉल्टर होना तो आप ज्यादा बढ़िया हो। क्यों? क्योंकि डिफॉल्टर होने के बाद कई बारी वो आगे जाके एटलीस्ट आपके फेवर में तो कोई डिसीजन दे सकती है, बट अगर आपने पे कर दिया तो भाई रिफंड की उम्मीद ना कीजिएगा हमसे, हम रिफंड नहीं देने वाले हैं आपको। तो टैक्स तो जरूर ले सकते हैं हम, लेकिन रिफंड नहीं देंगे, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की हमेशा से ही। अब मूविंग फर्दर, अब एक दोस्तों सेक्शन आता, रूल आता था, रूल नंबर 37। रूल 37 क्या कहता था कि आई बीइंग अ परचेजर आई हैव टू मेक पेमेंट टू माय सप्लायर विद इन 180 डेज। अगर मैं 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती हूँ तो जो मैंने इनपुट लिया है मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। हमेशा से ये सवाल उठता था कि अगर सपोज कीजिए मैंने 10 लाख का माल लिया, 18% का जीएसटी था, यानी 1,80,000 का, ठीक है। अब मैंने 10 लाख में से, 10 लाख प्लस टैक्सेस में से सपोज मैंने 6 लाख तो उसको पेमेंट कर ही दिया ना, बाकी का 4 लाख मैं उसको बाद में पे करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे रिवर्सल करना भी है तो क्या मुझे पूरे अमाउंट का रिवर्सल करना पड़ेगा? जी आज इस बात पे क्लैरिटी आ गई है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ओनली द प्रोपोर्शनेट अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर, इसको ही हमें रिवर्स करना पड़ेगा, बाकी हमें रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका नेसेसरी चेंज रूल में लाया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया वेलकम चेंज है, जिसके लिए अभी तक बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में भी रहते थे, सबके डिफरेंट ओपिनियन थे। कुछ कहते थे कि नहीं जी इसमें कंप्लीट रिवर्सल करना पड़ेगा, कुछ कहते थे कि नहीं करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट ही करना। तो आज इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। The time relevant notification or circular is being issued. Then moving further, अब इसी के अंदर इन्होंने आगे फर्दर क्या कहा, रूल 37A को हम एक इंप्लीमेंट करेंगे, एक नया रूल लेके आ जाएंगे जो आपको बताएगा कि कैसे रिवर्सल करना है और कैसे आपको रिक्लेम करना है क्रेडिट को। इट विल प्रिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर रिवर्सल ऑफ द आईटीसी, कैसे रिवर्स करना है। देन कम्स कैसे आपको मैकेनिज्म फॉर रीअवेलमेंट ऑफ सच क्रेडिट इफ द सप्लायर पेज द टैक्स सब्सिक्वेंटली। अब इसके अंदर एक चीज और, ये देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 16 के अंदर ना हमारी कंडीशंस आती है आईटीसी की अवेलमेंट की, कि कब कब कैसे कैसे किन कंडीशंस के बेसिस पे हम इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 के अंदर ना दोस्तों, मैं यहीं पे आपको ले जाती हूं, इसकी सी कंडीशन जो है वो कहती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस of section 41 the tax charged in respect to the supply must have been paid to the government। पर अब एक बात बताइए, आई बीइंग परचेजर, मैंने तो टैक्स पे कर दिया सप्लायर को, अब सप्लायर आगे जमा करे ना करे मुझे कैसे पता चलेगा? मैं ये तो इंश्योर कर सकता हूँ कि उसने जीएसटीआर 1 में मेरा बिल डाला है कि नहीं, बट मैं ये तो इंश्योर नहीं कर सकता कि 1 में दिखाने के बाद भी उसने 3B में पेमेंट करी है या नहीं करी है। तो इसी बात को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अभी तो मैंने एक आपको रिवर्सल का, पेमेंट के बेसिस पे रिवर्सल करने का रूल 37 में चेंज दिया, अब एक नया रूल लेके आएंगे। क्या कहेंगे कि आपको कैसे रिवर्स करना है अपना आईटीसी इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर, जो सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, और फिर बाद में जब भी वो पे कर देगा तो आप अकॉर्डिंगली रीअवेल कर पाओगे इनपुट को। तो कहीं ना कहीं ये है तो बहुत बढ़िया चीज, पर बात सोचने वाली बात यह है कि ये इंप्लीमेंट कैसे करी जाएगी। क्योंकि अगर सपोज कीजिए सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपनी लायबिलिटी 10 लाख की दिखा दी, ठीक है, अकॉर्डिंगली बिल्स भी मेंशन कर दिए, इनवॉइसेस मेंशन कर दिए, पर अगर उसने 3B में उतनी पेमेंट नहीं करी तो आपका क्रेडिट कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? बिकॉज 3B में जो पेमेंट है वो कोई इनवॉइस बेसिस पे नहीं जा रही है। अगर कोई एक इनवॉइस की पेमेंट उसने नहीं करी तो कैसे वो इनपुट रिस्ट्रिक्ट करेंगे और किस पार्टी का रिस्ट्रिक्ट करेंगे? सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि किस तरह से ये लोग ये इस पर्टिकुलर रूल को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मूविंग फर्दर, अपील्स के केस में भी रूल नंबर 108 एंड 109 में चेंज लाएंगे, जिससे आपका फैसिलिटेट होगा प्रोसीजर किस रिगार्ड में, ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील्स, एंड इट विल ईज द कंप्लायंस बर्डन्स आल्सो। तो वी कैन कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वंस द रेलेवेंट रिलैक्सेशन कम्स इनटू पिक्चर। फिर सेम वेज अपील का फॉर्म नंबर 01 या 03W
ये लेके आया जाएगा ताकि आप विड्रॉ कर सको अपनी एप्लीकेशन ऑफ अपील अप टू सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेज। जैसे आपका रिफंड का विड्रॉल का फॉर्म लाया गया, ऐसे अपील का भी विड्रॉल फॉर्म लेके आया जाएगा। फिर आपका आ जाएगा एक और सर्कुलर आएगा, किस पे? नो क्लेम बोनसेस व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। तो इन सबको तो हम इन डेप्थ कब पढ़ेंगे? जब वो सर्कुलर्स आ जाएंगे। फिर एक और सर्कुलर लाया जाएगा बैंकरप्सी कोड के रिगार्ड में, जो भी आपने ड्यूज जो आपने पे किए कैसे पे करना है, इन सब पे आएगा। मूविंग फर्दर, फिर आपके रूल नंबर 12 के अंदर चेंज लाया जाएगा। इट इज टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द फैसिलिटी to the registered person who are required to collect the tax at source, यानी TDS या TCS जिनको करना है GST में, for cancellation of their registration on their request, खुद से जो करा पाए। फिर एक और सर्कुलर आएगा आपका किस रिगार्ड में? प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्ड में। और कौन सी प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्ड में? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये इन्होंने क्या बताया, सिर्फ पॉइंट्स बता दी कि इनका एक सर्कुलर आएगा। फिर आपके पास और क्या कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब प्रोसीजर फॉर, अब यहां देखिएगा, प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द आईटीसी इन केसेस इन्वॉल्विंग द डिफरेंस इन आईटीसी इन 3B एंड 2A फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। अब याद कीजिएगा, जब जीएसटी आया था मैचिंग मैकेनिज्म तो लेके आए थे, पर जीएसटीआर 2 का कोई रोल नहीं था, कोई रेलेवेंस नहीं थी। और जो प्रेस रिलीज भी लाई गई थी जीएसटीआर 9 भरते वक्त जुलाई 2019 में, उसमें भी कहा गया था कि 2A एक सिर्फ स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो आपका टेबल 8A जो आता है आपका जीएसटीआर 9 में, जहां पे ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर्स आती हैं। पर अब ये लोग बताएंगे कि कैसे वेरीफाई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे ऑडिट के नोटिसेस आ रहे हैं, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के नोटिसेस आ रहे हैं, उसमें मिसमैचेस के नोटिसेस आ रहे हैं। तो वो मिसमैच को आप ठीक कैसे करोगे जब 2A उस टाइम इंप्लीमेंट ही नहीं हुई थी? अगर उस टाइम मेरे पास 2A होता तो मैं चेक करती कि मेरा इनपुट इतना बनता था, मुझे इतना लेना था, मैंने एक्सेस लिया है, कम लिया, अकॉर्डिंगली मैं मैनेज करती। बट अब क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैंने अपने बुक्स के बेसिस पे लिया, मैंने डॉक्यूमेंटेशन रखे, तो अब आप ये नोटिस कैसे निकाल रहे हो? तो उन सब के रिगार्ड में अब एक प्रोसीजर आएगा, बहुत जरूरी है ये। फिर द क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स, कि कैसे डिमांड देखनी है इन सेक्शन 75 सब सेक्शन 2। फिर ई इनवॉइसिंग के रिगार्ड में भी बहुत सारे इश्यूज आपके क्लियर होंगे, किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है। ठीक है, ये तो दोस्तों मेजर चेंजेस हैं जो आपको डायरेक्ट इंपैक्ट करने वाले हैं। फिर कुछ रेट चेंजेस हुए हैं। रेट चेंजेस ये है कि हस्क का रेट चेंज हुआ है, 5% से नील पे आ गया है, फिर 18 से 5% पे आ गया। एक चीज और है, गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे थे जो रिवर्स चार्ज में जिन पे टैक्स जाना था, तो उसमें से एक मेंथा ऑयल को भी एक और लिस्ट में, उसी लिस्ट में ऐड कर दिया कि अगर आप इसकी सप्लाई में डील कर रहे हो तो यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा वहां पे। फिर अब ये कुछ और रेट चेंजेस है थर्ड पॉइंट में, जिसमें एक मेजर चेंज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अब बड़ी गाड़ी खरीद रहे हो, एसयूवी गाड़ी खरीद रहे हो, जिसका इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा है, लेंथ आपकी इतनी 4000 mm से ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज्यादा है, तो आप पे हायर कॉम्पनसेशन सेस ऑफ 22% इज एप्लीकेबल। तो अब आपकी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों बहुत बहुत जरूरी एक चेंज, आपको याद होगा 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बेहद चेंजेस आए गए थे, बहुत सारे चेंजेस लाए थे। किस रिगार्ड में? एक एंट्री हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐड करी थी, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, और एक एंट्री हमारी एग्जेम्पशन लिस्ट में से हटा दी गई थी। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया था। एक्चुअली जो पहले था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ये जो एग्जेम्प्ट था, अब उसको कहा गया अगर ये अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को देते हो तो ही वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। पर कंसर्न क्या आती है कि मैं एक प्रोपराइटर हूं एक बिजनेस की, मैं इसी घर में रह रही हूं और इसी घर से मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस में चला रही हूँ, जिसमें मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंने ले रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक्चुअल में घर के लिए मैंने लिया है ना ये रेंट पे, ये प्रॉपर्टी को मैंने अपने बिजनेस के लिए तो नहीं लिया। तो यहाँ पे क्या मुझे जीएसटी पे करना है या नहीं पे करना है, ये कंसर्न उठ जाता था। बिकॉज आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, बट प्राइमरी रीजन फॉर टेकिंग दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट वाज फॉर रेजिडेंस, नॉट फॉर द बिजनेस। तो देखिए इसी बात को क्लियर कैसे किया इन्होंने, क्योंकि आज तक कोई क्लैरिटी नहीं आई थी। नो जीएसटी इज पेएबल वेयर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इफ इट इज रेंटेड इन हिज और हर पर्सनल कैपेसिटी। अगर आपने मुझे मेरी पर्सनल कैपेसिटी में घर के पर्पस के लिए दिया है एंड ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट ऑन हिज अकाउंट ऑफ बिजनेस, तभी आपका जीएसटी पेएबल नहीं होगा। पर
फिर से मैं यही बात बोलूंगी दोस्तों, ये सारी चीजें एप्लीकेबल अभी नहीं हुई हैं, इनके लिए रेलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर एक्सेट्रा आएगा। तो please be careful whenever the notification circular will be coming. I will be discussing the same in front of you. तो अभी आपके लिए ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए है कि ये डिसीजंस आए हैं, इन पे रेलेवेंट सर्कुलर्स आने वाले हैं, बट जब तक सर्कुलर नहीं आएगा इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेगमेंट में आप डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर द सेम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।